तो कैसे हैं बच्चों, प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं? अभी मैं सैम्पल पेपर लेके आई हूँ मैथ्स का। फर्स्ट सैम्पल पेपर है ये, और भी सैम्पल पेपर्स आते रहेंगे। हम शुरू करते हैं। आप ये क्वेश्चंस ऐसे देख सकते हैं साइड बाय साइड। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट लेके अगर सॉल्व करना है तो वैसे सॉल्व कर लो, बाद में आंसर यू कैन क्रॉस चेक अपनी प्रैक्टिस के लिए। और एक बार उसके बाद मैं फिर सारे आंसर्स सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को रोक के एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, तो ये हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत बड़ी वर्क, ये सैम्पल पेपर नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही हैं, तो आधे घंटे में आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छे से तो। और उतनी देर में हम जल्दी से एक बार सॉल्यूशंस भी सबके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर हुए हैं। अगर एक आध रह गया है तो वो अगले सैम्पल पेपर में कवर कर देंगे, क्योंकि बहुत लेंदी भी वर्कशीट नहीं बननी है सारे चैप्टर्स के लिए। ऐसा ना हो कि बहुत टाइम लग जाए आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने में। तो हम अभी सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। आंसर वन से शुरू करते हैं। आंसर वन क्या कह रहा है? इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज -5, सेवेंथ टर्म इज 15। तो कॉमन डिफरेंस मुझे दिया है -5, सेवेंथ टर्म दिया है 15। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो ये तो सिंपल है, a1 + 6d = 15। फॉर्मूला अप्लाई किया है, a1 + 6 × -5 = 15। तो यहाँ से a1 - 30 = 15, मतलब a1 = 45 आ गया आपके पास। आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये तो ओरली भी कर सकते हैं आप। जैसे कि हमें ये ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 3 सेंटीमीटर, बाय पाइथागोरस ए सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ए डी इन्होंने पहले ही 13 दिया है। तो आप यहाँ पे 169 - 25 करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर 2 में डी सी आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन विल बी निग्लेक्टेड। अब जो कॉट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का। तो टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5/12। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 12/5। ठीक है, आंसर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज 5/18 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है हमारे पास θ/360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमें 5/18 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल बोला है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ये कंपेयर कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। आप यहाँ पे 5/18 πr² भी लिखते हैं और θ/360 πr² लिखते हैं, तो वो πr² कैंसिल हो जाएगा। 18 2 से 36 होता है, तो ये हो गया 20, 25 से 100, तो थीटा आ गया हमारे पास 100 डिग्री। आंसर 4 पे आ जाते हैं। आंसर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द वर्टेक्स विच कंटेन्स द राइट एंगल। तो जब मुझे राइट एंगल चेक करना है, ये दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो है, बट कौन सा वाला एंगल राइट एंगल है ये नहीं पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करते हैं। तो AB² हो जाएगा 7 - 4 3 का स्क्वायर, और -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये AB² आ गया 9। BC² हम चेक करते हैं, तो BC² 7 - 7 0, 9 + 2 11 का स्क्वायर हो गया 121। AC² चेक कर लेते हैं, 7 - 4 3 का स्क्वायर और 9 + 2 11 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 9 + 121, या आप ये कह लो इट इज़ AB² + BC²। तो इसका मतलब हुआ एंगल जो ABC, एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री है। बस कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है क्वेश्चन में, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अभी तक जो हमने किए हैं, अब ये डायरेक्ट आ गया। HCF ऑफ टू नंबर्स हमें दिया हुआ है 15, तो हमें फॉर्मूला पता है HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो बस यहाँ पे से LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन दी HCF। 15 3 ज़ा 45, तो ये मेरे पास आ गया 315। आ जाते हैं आंसर 6 पे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना, फर्स्ट टर्म के आगे नेगेटिव साइन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके ना इसको गायब कर दो यहाँ से, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती है आपको, 9 4 से 36, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम अरेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है 36। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3x कॉमन, x - 3 + 4,
x minus 3 equal to 0. So 3x plus 4 x minus 3 equal to 0. तो रूट्स कौन से आ गए? -4/3 और 3. ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो नेगेटिव निगलेक्ट नहीं होगा, दोनों ही हमारे रूट्स आंसर में माने जाएंगे। आंसर 7 कर लेते हैं। आंसर 7 क्या कह रहा है? नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स दीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड ऑफ x इज लेस देन 2? जब हम मॉड x कहते हैं ना तो मतलब कि हमारी x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए कंसिडर होती है, दोनों में लेस देन 2 आ रही है। अगर इक्वल टू बोला होता तो हमने 2 भी कंसिडर करना था, तो अभी लेस देन 2 बोला है ना, तो लेस देन 2 में हमारे पास आ जाएगा -2 भी और +2 भी। तो इन दोनों के बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं? सिर्फ 3। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 4 तक हैं, इधर भी 4 तक है, तो 8 हो गया, +1 प्लस ये 0 9। तो टोटल नंबर मेरे पास आ गया 9। और मेरे को जो इन्होंने प्रोबेबिलिटी बोली है वो है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हो गया 3/9, मतलब 1/3। अब आंसर 8 कर लेते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड दिस। तो एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है इन्होंने, तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। और फिर उन्होंने बोला है कि एक स्क्वायर है जो कि सर्कल को इसने लिया हुआ है अपने अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और बोला है कि एक सर्कल और है जो सरकमस्क्राइब कर रहा है स्क्वायर को, मतलब इसके बाहर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम देखें तो ये जो साइड इन्होंने बोला है ना ऑफ द स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल आ गया 4 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने बोला है कि जो डायगोनल, अगर आप देखोगे ये, तो ये जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है वो डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। मुझे ये भी पता है ये 4 है, ये 4 है। तो फर्स्ट हम जब सबसे इनर रेडियस इनर सर्कल को देखते हैं, तो इनर सर्कल का जो डायामीटर है वो साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर है, तो रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। जब हम बड़ा वाला सर्कल देखते हैं ना, तो बड़े वाले सर्कल में मेरे पास जो डायामीटर आएगा वो आएगा a√2। तो a√2 मतलब कि 4√2। तो बड़ा वाला रेडियस मेरे पास आ गया 2√2 सेंटीमीटर। अब ये स्मॉल रेडियस और बड़ा वाला रेडियस आ गया। क्वेश्चन कह रहा है दोनों के एरियाज को कंपेयर करो, का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जो पहले बोला है वो वाला पहले लिख लेंगे, जो बाद में है वो उसको डिनोमिनेटर में कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, √2 का स्क्वायर आएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ से 1/2 आ गया दोनों का एरियाज का रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? मेरे पास 3 क्यूब्स हैं ऑफ जिसके साइड्स का रेशियो है 3 4 5, और उनको मेल्ट करके हमने एक सिंगल क्यूब बनाया है। तो सिंगल क्यूब जो है उसकी हम साइड को ले लेते हैं ए। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो डायगोनल होता है ना क्यूब का, उसका फॉर्मूला होता है a√3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास, जब इन्होंने डायगोनल हमें 12√3 दिया है, तो मेरे पास यहाँ से 12 आ जाएगा, सॉरी, तो ए आ जाएगा मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो साइड तो मुझे पता चल गई बड़े वाले क्यूब की, लेकिन मुझे छोटे वाले क्यूब्स की साइड ढूंढनी है। तो लेट द कांस्टेंट ऑफ रेशियो को हम ले लेते हैं x। तो यहाँ से जब हम कांस्टेंट ऑफ रेशियो को x लेते हैं, तो मेरे पास आता है, मेल्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है जब भी कोई चीज़ को मेल्ट करते हैं। तो 3 का क्यूब आया 27, 4 का क्यूब आया 64, 5 का क्यूब आया 125। सब में x क्यूब होगा क्योंकि x इज द कांस्टेंट ऑफ रेशियो, तो साइड्स हो जाएंगी 3x 4x 5x। तो उनका वॉल्यूम आ गया ये। और जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो ये बन रहा है बड़ा वाला क्यूब के वॉल्यूम के बराबर। तो जब हम यहाँ पे इन सबको ऐड करते हैं तो वो आता है 216x³ 12 का क्यूब। और 216 किसका क्यूब है? 6 का। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो 6x इक्वल टू 12, मतलब x इक्वल टू 2। तो देयरफॉर साइड्स जो आ गई मेरे क्यूब्स की वो हो गई 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10 सेंटीमीटर। ये आ गए हमारे साइड्स ऑफ ऑल द 3 क्यूब्स। अब हम आ जाते हैं आंसर 10 पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द टू APs, nth टर्म ऑफ द टू APs आर सेम। तो आंसर 10th में दोनों के nth टर्म हमारे सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म दोनों का अलग है और कॉमन डिफरेंस अलग है, तो उसको अलग नोटेशन से डिनोट करना, नहीं तो वो कैंसिल कर देते हैं हम जल्दबाजी में। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे a1 मेरे पास आ रहा है 63 और 2, और
आ रहा है 7 और 3, 63 और आ रहा है ये 2 और ये आ रहा है मेरे पास 3 और कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो n मेरे पास आ रहा है 13। ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैंने वो कैलकुलेशन नहीं शो की है। क्वेश्चन कह रहा है इफ x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड b इज इक्वल टू 4a देन फाइंड a एंड b। ये आंसर 11th है। तो यहाँ इसका मतलब है x माइनस टू इज द फैक्टर, मतलब p ऑफ टू इज इक्वल टू 0। तो जब हम p ऑफ टू इक्वल टू 0 करेंगे ना तो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0। जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पर हम b इज इक्वल टू 4a दिया है ना तो यहीं डाल देते हैं b की वैल्यू इक्वल टू 4a। तो जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 इंटू टू 8 आ जाएगा, 8 प्लस 4 12, तो 12a प्लस 16 प्लस 8 24। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास -2, क्योंकि 24 उधर जाके -24 हो जाएगा और उसका मतलब है b इज इक्वल टू 4a, तो b की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, अभी ये स्टेप्स इसलिए कुछ मिसिंग होंगे, डिटेल में इसलिए नहीं है क्योंकि आपके फिर वीडियो बेकार में लेंदी हो जाएगी और आपको आंसर्स में सिर्फ जो चेक करने हैं, क्रॉस चेक करने थे। हमें दिया हुआ है 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज। तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स। तो इसका कोऑर्डिनेट है 4, -1। एक का कोऑर्डिनेट दिया है -2, -3। एक बार चेक कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स हमने ठीक कॉपी किए हैं। 4 को, हाँ ठीक है। अब ये कह रहा है जो पॉइंट P है और जो Q है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक बार हो जाएगा, अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा, और जब मुझे Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो मेरा 2:1 का रेशियो हो जाएगा। या आप उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं P के कोऑर्डिनेट्स। तो जब P के कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 -1 इंटू 2 2, 2 + 1 3, और इधर से आएगा -2 -3 अपॉन 3। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6/3 आया 2 और ये आया -5/3। जब Q के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे तो हमारे पास 2:1 का रेशियो है। तो जब ये 2:1 का रेशियो है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 -4 अपॉन 3, और आएगा यहाँ पर जब हम 2 के साथ -6 -1, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास -6 -1/3, मतलब Q की वैल्यू 0, -7/3। तो ये हमने वैल्यूज ढूंढ ली P एंड Q की। आ गए हम अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टाथ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जब यहाँ पे बोला है तो हम यहाँ जरा फिगर ड्रॉ करते हैं। ये याद रखना, जिसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा ना हमेशा उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा उसकी हाइट भी कम होगी। ये आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी हाइट कम होती है तो आपको अपना सर कम उठाना पड़ता है, ज़्यादा ऊंची चीज़ होती है तो ज़्यादा सर उठाना पड़ता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेते हैं। इसकी 60 डिग्री है और हाइट हमें दी है 30 मीटर्स। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है। इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर थ्योरी आपको ज़रूर लिखनी है फिगर से रिलेटेड, और क्या फाइंड कर रहे हो वो भी लिखना है, उसका भी हाफ मार्क रहता है। तो हम यहाँ पर सीधा अप्लाई कर रहे हैं इन ट्राइंगल, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर्स क्रॉस चेक करने हैं, ये प्रैक्टिस के लिए चल रहा है ना। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा 30/x, √3 इक्वल टू 30/x, मतलब x हो जाएगा 30/√3। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 10√3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आएगा, 3 10 30। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द टू आ गया। √3 की वैल्यू डालोगे 1.73, तो 17.3 मीटर्स आ जाएगा। जब हम ट्राइंगल लेते हैं CDB, CDB ट्राइंगल में जब मैंने tan 30 लिया है तो tan 30 मेरे पास आ जाएगा h/x, और √3 की tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया इज इक्वल टू h/x। x की वैल्यू डाल देते हैं तो h मेरे पास आएगा 10√3/√3, तो यहाँ पे 10 मीटर्स। तो हाइट जो दूसरे वाले टावर की है वो हो जाएगी 10 मीटर्स, और डिस्टेंस बिटवीन द टू हो जाएगा 10√3 मीटर्स या 17.3 मीटर्स। आ जाते हैं आंसर 14 पे। तो the area of equilateral triangle is this, taking each vertex as center, circles are drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the part not covered by the
आर्क्स। ठीक है, तो यहाँ ज़रा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। आंसर 14 कर रहे हैं हम। इन्होंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और बोला है कि आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है सच दैट लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू हाफ दी, ये, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी साइड को ले लेते हैं हम ए, तो ये हो गया मेरे पास रेडियस। मुझे ये रीजन फाइंड आउट करना है, नॉट कवर्ड बाय द 3 आर्क्स। तो यहाँ पे मुझे दिया है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 49√3 और एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज डालेंगे तो ए स्क्वायर आएगा मेरे पास 49 इंटू 4, तो ए हो जाएगा 7 इंटू 2। ठीक है, तो ए साइड आ गया 14 सेंटीमीटर और रेडियस उसका हाफ है, क्योंकि हाफ द लेंथ लिया है हमने साइड ऑफ द ट्रायंगल के लिए, आर्क के लिए, हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो रेडियस आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमें बस एरिया ऑफ द रीजन नॉट कवर्ड बाय द आर्क्स, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द 3। तो ये मेरे को पता है 60 डिग्री है, तो 3 आर्क्स हैं इसलिए 3 हो गया। अब सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी, क्योंकि रेडियस हमारा मल्टीपल ऑफ 7 है और रेडियस भी 7 है ना। बस अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 6 36, 3 2 6, 2 11 और ये कैंसिल। तो ये हो गया 49 इंटू 1.73। जब हम वैल्यू डालते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके आता है 84.77 माइनस 77। तो यहाँ जनरली बच्चे क्या कर देंगे 77 को सब्ट्रैक्ट करके 84 आंसर लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट ध्यान से कीजिएगा, आंसर आएगा 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द रीजन। अब हमारा है अपने आंसर 15 पे। 15th आंसर क्या कह रहा है, इन अ बैग कंटेनिंग रेड एंड व्हाइट बॉल्स हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 1/3 द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो पहले तो हम नंबर ऑफ बॉल्स ले लेते हैं व्हाइट एंड रेड को। तो लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को ले लेते हैं x और रेड बॉल्स हो जाएंगे हमारे y। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो हमारे x प्लस वाई हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 1/3 द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो यहाँ से x मेरे पास आ गया 2/3y। आप y को 3/2x भी लिख सकते थे, दोनों का एक ही का मतलब है। क्वेश्चन कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी रेड एंड व्हाइट मिला के। एक्सीड्स, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉल्स एक्सीड्स 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय 8। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 टाइम्स द रेड बॉल्स, एक्सीड है मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 बाय 8, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय 8। फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3y प्लस 8। तो यहाँ से आया 2x इक्वल टू y प्लस 8। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू चाहें तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2/3 आई थी हमारे पास x की वैल्यू, तो 2 इंटू 2/3y इक्वल टू y प्लस 8। तो यहाँ से आएगा 4/3y माइनस वाई इक्वल टू 8, और जब एलसीएम लेंगे तो 4y माइनस 3y हो जाएगा, तो y/3 इक्वल टू 8, मतलब y इज इक्वल टू 24। तो ये हो गई हमारी नंबर ऑफ रेड बॉल्स। और नंबर ऑफ वाइट बॉल्स जो हैं वो हैं हमारी x, तो वो x है मेरे पास 2/3 ऑफ y। तो यहाँ से 3 8 8 2 16, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हो गई हमारे 16, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो गए हमारे 24। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसमें आंसर समझ में आए होंगे। हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैं और भी वीडियोस और सैम्पल पेपर्स के साथ लाती रहूँगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको पता रहे कि कभी भी जब भी नई वीडियो अपलोड हो रही है किसी भी सैम्पल पेपर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकें। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।